जी हाँ, रात के ठीक 9 बजे और अब महापोल 2022 पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। देखिए, ब्रेक से पहले हमने आपको पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर का महापोल दिखाया। और अब बारी उस राज्य की, उस प्रदेश की जिसके बारे में कहा जाता है कि देखिए, दिल्ली की सत्ता का रास्ता तो यहीं से निकलेगा, यही तय करता है। जो इस राज्य को जीतता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले वो सब हो रहा है जिसने इन चुनावों को ब्लॉकबस्टर मुकाबले में तब्दील कर दिया। देखिए, नेता मंत्री जो पार्टियां छोड़ रहे हैं, परिवारों में फूट है, कोई दूसरी बार लगातार सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रहा है, तो किसी को 5 साल के इंतजार के बाद दोबारा सरकार बनाने की उम्मीद है। सबकी निगाहें इस पर है कि 403 सीटों वाले इस सबसे बड़े सूबे में डबल सेंचुरी कौन लगाएगा। 202 बहुमत का आंकड़ा है, तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली। और अब हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश में कौन मैजिकल फिगर हासिल कर सकता है। जहां बहुमत का जो आंकड़ा है वो 202 है और एक्सप्रेस वे इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। सभी पार्टियां इन एक्सप्रेस वेज का श्रेय तो ले रही हैं। एक्सप्रेस वे के जरिए ही समझ लेते हैं कि यूपी में किस पार्टी की गाड़ी कितनी तेज रफ्तार से दौड़ सकती है। उत्तर प्रदेश पर सबसे पहले हम आपको पहला सर्वे जो हो रहा है उसका ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। क्या कहता है वो पोल? दरअसल बीजेपी प्लस को 223 से 235 सीटें, समाजवादी पार्टी प्लस को 145 से 157 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 8 से 16 और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरा एक और सर्वे है जिसका महापोल क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश में, आइए आपको बता देते हैं। ओपिनियन पोल दावा करता है कि बीजेपी प्लस को 230 से 235, समाजवादी पार्टी को 160 से 165, बीएसपी को 2 से 5 और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक और उसके साथ किए गए एजेंसी का जो सर्वे है, जो पोल है, वो क्या कह रहा है? बीजेपी प्लस को 252 से 272, एसपी प्लस को 111 से 131, बीएसपी को 8 से 16 और कांग्रेस को 3 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। एक और सर्वे ओपिनियन पोल का, वो भी आपको दिखा देते हैं और वो बता रहा है कि बीजेपी प्लस को 235 से 245, समाजवादी पार्टी को 120 से 130, बीएसपी को 13 से 16 और कांग्रेस को 4 से 5 सीटें मिल रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश का एक जनादेश। अब जो हम आपको बताने जा रहा हूं, बीजेपी क्लियर कट सरकार बनाती नजर आ रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। 235 से 249, यह आंकड़ा बहुत ध्यान से देखेगा क्योंकि 7 अलग अलग जो पोल्स हैं उसका निचोड़ है आपकी टीवी स्क्रीन पर। 7 अलग अलग पोल्स का पोल ऑफ पोल, महापोल। बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है। स्पष्ट जनादेश, क्लियर मैंडेट, कोई त्रिशंकु नहीं, कोई हंग असेंबली नहीं, कोई त्रिशंकु विधानसभा नहीं। बीजेपी सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में 235 से 249 सीटें। ओपिनियन पोल के हिसाब से समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पा रही कि जिस सरकार बन जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछली बार 17 में कांग्रेस के साथ मिलकर जब चुनाव लड़ी थी तो 50 के आसपास सीटें मिली थी। वो बढ़कर पहुंच रही है 147, 137 से 147। नेक एंड नेक फाइट, कांटे की टक्कर जो है वो अखिलेश और योगी, कांटे की निकाला जाएगा, वैसे टक्कर इनकी है क्योंकि अब योगी जी तो काफी आगे नजर आ रहे हैं इन ओपिनियन पोल के हिसाब से। अब क्या होगा क्या नहीं वो 10 तारीख को पता लगेगा, 10 मार्च। लेकिन अभी मायावती की पार्टी 7 से 13 सीटें और कांग्रेस पार्टी 3 से 7 सीटों पर नजर आ रही है। यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार बनती नजर आ रही है। फिर योगी ही उपयोगी जो नारा दिया था, मतलब योगी सरकार, यह बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, यूपी में मोदी योगी की लहर बरकरार रहेगी, यह बड़ी चीज। तीसरी बड़ी चीज, बीजेपी और समाजवादी गठबंधन में कांटे की टक्कर है। और एक और बात अमन, वो ये कि 2017 के मुकाबले बीजेपी को 70 सीटों का नुकसान हो रहा है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, और अखिलेश गठबंधन को 150 सीटों में सिमटाया जा सकता है, ओपिनियन पोल ये बता रहे हैं। लेकिन एक बात जो तय हो रही है वो ये कि इन ओपिनियन पोल में जितना बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही थी 300 से ऊपर, 325 से ऊपर, वो डेटा दिख रहा है। अमन, हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जी मायावती की पार्टी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ अतुल सक्सेना है जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ सुप्रिया जी हैं। सुप्रिया जी आपका स्वागत, धर्मवीर भाई आपका स्वागत, अतुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अतुल जी मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं। फायदा बहुत है, 54 सीटें पिछली बार कांग्रेस के साथ मिलकर आप जीते थे, 47 सीट्स आप जीते थे, तो 47 से आप 147 तक जा रहे हैं, तो बहुत मतलब 300 गुना फायदा तो हो रहा है आपको, 3 गुना, 47 से 150 के आसपास। अमन जी देखिए, ये ओपिनियन सर्वे है,
ये असलियत नहीं है, ना ही ये हकीकत है। जिस तरीके से ये चुनाव चल रहा है, 10 मार्च तक आते आते बीजेपी की जो आप ये 235 249 सीट दिखा रहे हैं, इसे एसपी की 147 सीट में प्लस कर लीजिए, तो ये समाजवादी पार्टी का जीत का आंकड़ा होगा। नंबर एक, देखिए आज चुनाव जो है किस चीज के ऊपर बीजेपी, अभी आप नहीं देखा, अभी आप बीजेपी को कुछ दिन पहले तक 325 दिखा रहे थे और मात्र 8-10 दिन में आपने 70 सीटें कम कर दी। अभी अमन जी देखते जाइए किस तरीके से इन सीटों में कितना गिरावट होगी, जनता तय करे बैठी हुई है। इस बार भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए नहीं 325 17 में थी, ठीक है, नहीं ओपिनियन पोल ने 325 नहीं दिखाई है, 325 2017 में जीती थी, 312 बीजेपी समझ गया। जी। मुझे मालूम है कि 2017 में 325 सीटें जीती थी, पर कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल पे कहीं मैं देख रहा था जिसे 325 सीट जीतने का दावा शायद उप मुख्यमंत्री जी कर रहे थे या योगी जी कर रहे थे। 47 से 147 पहुंच रहे हैं, मतलब आपको तो अच्छी सीटें दे रहा है ओपिनियन पोल, आपको तो स्वागत करना चाहिए। नहीं हम तो ये स्वागत कर रहे हैं, पर ये अभी भी जो ओपिनियन पोल आप दिखा रहे हैं, अच्छा ये भी कम है, ये फर्जी है। ये किसी छोटे से सैंपल साइज का आपने दिखाया होगा अमन जी। देखिए आज चुनाव किस बात पे है। नहीं अतुल भाई आप समझे नहीं, जहां बैठे न्यूज 18 इंडिया में ये 7 ओपिनियन पोल हैं, सातों के सातों गलत साबित हो जाएंगे, तो आप समझ रहे हैं, ये ओपिनियन पोल का सैंपल सर्वे साइज की बात नहीं कर रहा मैं, 7 ओपिनियन पोल का निचोड़ बता रहा था मैं आपको, महापोल। अब सातों के सातों गलत हो जाएंगे तो हो सकता है हो जाए, आपकी सरकार बन जाए, मुबारक आपको, लेकिन सातों के सातों गलत हो जाएंगे वो अब पता नहीं। खैर, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी भी है मेरे साथ, पहले मैं उनका कमेंट ले लेता हूं। अतुल भाई मेरे को आगे बढ़ना होगा, सुप्रिया जी भी वेट कर रही है, पहले सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, उम्मीद के मुताबिक या ज्यादा दे दिए, कम दे दिए, या उम्मीद के मुताबिक इतनी 250 के आसपास? प्रैक्टिकल नंबर यही है। जितने भी प्री पोल सर्वे आते हैं, ज्यादातर में आप एक ट्रेंड देखते हैं कि जो सरकार बढ़ती हुई दिख रही होती, क्योंकि देखिए लगभग सभी जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण आए उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आगे दिख रही है। आपने ट्रेंड देखा है कि पिछले अनेक चुनावों में जो पार्टी क्लियर कट आगे दिख रही होती है, अंततः जनता का निर्णायक जनादेश उसके पक्ष में आता है, एक तरफा। और आप ये भी देखिए कि जब से पोल सर्वे आने शुरू हुए 25-30 वर्षों से, एक आध अवसर पर अपवाद स्वरूप छोड़ के, जैसे 2004 का लोकसभा का चुनाव, फिर दिल्ली का, हमारा 2013 का, अभी पश्चिम बंगाल का, ये ऐसे कुछ अपवादों को छोड़ दें तो सामान्यतः जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई जाती हैं, हम जब चुनाव परिणाम आता है तो उससे कहीं बेहतर सीटें प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो आपका सर्वेक्षण जो दिखा रहा है, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि जब ये परिणाम में तब्दील होगा तो उस समय हम पिछली बार की जो संख्या थी उसको पार करेंगे। उसका एक कारण लेकिन सुधांशु जी, 300 प्लस का जो आंकड़ा आप लोग कह रहे थे, अमित शाह ने भी कहा था, वो आंकड़ा तो आप लोग छू नहीं रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ है। सुप्रिया, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। मैं आ रही हूं सर आपके पास। सुप्रिया से भी एक छोटा सा कमेंट, फिर आपके पास ही आ जाते हैं। सुप्रिया, आप लोग तो डबल डिजिट में भी नहीं आ पा रहे हैं, वो भी तब लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% टिकट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन महापोल ये निचोड़ है, ये एक पोल नहीं, ये निचोड़ बता रहे हैं आपको, उसमें भी डबल डिजिट नहीं छू पा रहे हैं आप लोग। राजनीति में निचोड़ जो है ना वो वोटर बताता है, ओपिनियन पोल नहीं बताते हैं। काफी ओपिनियन पोल गलत भी हुए हैं। खैर, मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दा क्या है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन बजाय रोजगार बनाने के योगी सरकार ने बेरोजगारों को जो प्रदर्शन कर रहे थे लाठियों से पिटवाया, उनको धमकी दी कि अगर प्रदर्शन किया तो जेल में डाल दूंगा और प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा। उससे बड़ा मुद्दा महंगाई है, और महंगाई को खत्म करने के लिए ना योगी सरकार कुछ कर पाई, ना मोदी सरकार दिल्ली में रह के कुछ कर पाई। आपको पता है उत्तर प्रदेश में और भी क्या बड़ा मुद्दा है? उससे सबसे बड़ा मुद्दा है जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का, बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाकर। बड़े बड़े पोस्टर और बैनर में आप अपनी पीठ थपथपाकर अपने आप को नंबर 1 बता रहे हैं, लेकिन असलियत यह है उत्तर प्रदेश की कि विकास के नाम पर आपको चीन का हवाई अड्डा, अमेरिका की सड़कें, बंगाल के पुल, आंध्र के बांध, और यहां तक कि आपकी जो युवा वेबसाइट है उस पर फॉरेन के बच्चों को दिखाना पड़ रहा है नौकरी देने की बात करते हुए। मेरा सिर्फ एक सवाल है, सवाल एक ही है कि बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं, किसानों, इस प्रदेश ने तैरती हुई लाशें देखी है कोरोना में। इस प्रदेश ने मुख्यमंत्री को यह कहते हुए देखा कि अगर ऑक्सीजन मांगा
तो एनएसए लग जाएगी डॉक्टरों को। इस प्रदेश ने आंगनबाड़ी और आशा बहुओं को पैरों से कुचलते हुए देखा है। इस प्रदेश ने हाथरस, उन्नाव और लखीमपुर में चीरहरण देखा है और सरकार की चुप्पी और आंखों पे पट्टी बंधे देखा है। ये जनता आपको सबक सिखाएगी, थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि इसी प्रदेश ने अजय मिश्र टेनी को गृह राज्य मंत्री बने रहते हुए देखा है। सुप्रिया जी, बस एक सवाल फिर मैं सुधांशु जी के पास 10 मार्च का जब जनता जनार्दन अपना मत देगी। सुप्रिया जी, पार्टी का कोई इंटरनल सर्वे होगा तो उसका क्या नंबर है? अभी यहाँ न्यूज 18 इंडिया का 3 से 7 दे रहा है। आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, पिछली बार 7 सीटें थी, इस बार भी आप 3 से 7 तक है, तो परफॉर्मेंस तो कंसिस्टेंट है। तो आपका कोई इंटरनल सर्वे होगा मैम, जो आपको लगता है कि इतनी आएंगी हमारी 20, 30, 40, 50? सर्वे को मैं आपके साथ साझा क्यों करूंगी, ये मुझे जरा समझाइएगा। तो आपका कोई कितनी सीटें आप कितनी टारगेट करके चल रही है मैम, अगर ये 3 से 7 कम है, आपके हिसाब से कितनी आ रही है कांग्रेस पार्टी? लड़ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में गंदी घिनौनी राजनीति छोड़कर जो भाजपा कर रही है सांप्रदायिकता फैलाने की, जातिवाद की, हम सकारात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की महिलाओं की बात, अगर लड़की हूं, लड़ सकती हूं से कर रहे हैं, तो बेरोजगारों की बात अपने भर्ती विधान से कर रहे हैं। तो हम सकारात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं। इसमें ठीक बात, बिल्कुल सही बात। कितनी सीटें सुप्रिया जी आपके हिसाब से? ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप एक्सपेक्ट भी कैसे करते हैं, ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, कितनी सीटें आपके हिसाब से, आप कितनी सीटें कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही है 403 में से? सुप्रिया जी, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ नंबर क्यों साझा करूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, कोई आपका आपने बाकी 3 से नहीं पूछा, या आप मुझसे? नहीं, सुप्रिया जी पूछा। अभी हमने सुधांशु जी से भी पूछा कि 350 आप क्लेम कर रहे थे और 235 और 249 पर आप सिमट जा रहे हैं। हमने पूछा उनसे और उसका जवाब वो देते नहीं बन रहे। वो कह रहे हैं अभी देखिए बहुत फिगर्स चेंज होंगे। लेकिन मैं धर्मवीर चौधरी जी का रुख करना चाहती हूँ। बहुजन समाज पार्टी अपना इंटरनल सर्वे करती है, उस पर काम करती है, ठीक है, लेकिन वो क्लेम तो कर रहे हैं एटलीस्ट कम और ज्यादा। धर्मवीर भारती जी करेगी। धर्मवीर जी, आप लोग तो 2017 का भी आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं। जो पोल बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से बमुश्किल 13 सीटें आ पाएंगी, 19 भी नहीं आ पा रही हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, 10 लोकसभा के सांसद हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और 2007 में भी सर्वे हमको कम सीटें बता रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने 2007 में 17-18 साल के सूखे को खत्म करके स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनाई थी, उसी तरीके से 2022 में ये जनता उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने के लिए तत्पर है। और मैं आपको बता दूं अमन जी और मैडम कि ये जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन को रिटन में ये कहा था कि 1 साल पहले ये सर्वे बैन होने चाहिए। हम इस तरीके के किसी सर्वे में भरोसा नहीं करते हैं और जनता को गुमराह करने के लिए सर्वे छोटी छोटी एजेंसियों के माध्यम से जो है जनता को गुमराह करते हैं, इस पर पूर्णतः बैन लगना चाहिए। मैं आपके या किसी भी सर्वे के इस सर्वेक्षण को खारिज करता हूं और आपको यह चैलेंज करता हूं कि आप मुझे मिलिएगा 10 तारीख के बाद में, और जब ये चुनाव हो जाएंगे पहले चरण के, दूसरे चरण के, तीसरे चरण के, तो आपको अपनी बात पर शर्मिंदा होना पड़ेगा और ये सर्वे बनाने वाली कंपनियां भी लज्जित होंगी, शर्मिंदा होंगी, क्योंकि ये लोकतंत्र के साथ में एक बहुत भद्दा मजाक बनाते हैं। ठीक है धर्मवीर जी, आपका भरोसा नहीं, अच्छी बात है। लोग वैसे मायावती जी नहीं मिल रही है, उनको ढूंढ रहे हैं। मैं मिलूंगा नहीं मिलूंगा 10 तारीख को पता नहीं, लेकिन अभी मायावती जी नहीं मिल रही है यूपी चुनावों में। बहरहाल सुधांशु त्रिवेदी जी, जो सवाल प्रीति का था, ठीक है धर्मवीर भाई, धर्मवीर चौधरी जी, जी धर्मवीर चौधरी जी आगे बढ़ने दीजिए ना, आपको पूरा मौका दिया, सबको इक्वल चांस देना है। सुधांशु त्रिवेदी जी मैं मिलवा देता हूं आपको। जी ठीक है। सुधांशु आप मिल लीजिए सर, आपको नहीं मिल रही है, मेरे को क्या मिलवाएंगे? सुधांशु त्रिवेदी जी 249, 250, ठीक है ना धर्मवीर जी, चलिए ना, हो गया ना सर, हो गया। सुधांशु त्रिवेदी जो सवाल प्रीति ने पूछा था, 300 पार का टारगेट था आपका, तो मैं एकदम ऑब्जेक्टिव बात करता हूं। किसी भी सर्वेक्षण में जो स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर है वो 3% है। अगर आप ये मान लें कि 3 का 3% हमारे खिलाफ चला जाता है, तो भी आपके सर्वेक्षण के अनुसार हम 200 से ऊपर है, और पूरा का पूरा जाएगा तो सारा का सारा एक पार्टी पे तो नहीं जाएगा, मेजर शेयर समाजवादी पार्टी को भी चला जाता तो भी वो 200 के आसपास नहीं है। यदि यह 3% मार्जिन ऑफ एरर हमारे पक्ष में चला जाता है तो आपके सर्वेक्षण के अनुसार हम 300 पे हैं।
तो आपका ही सर्वेक्षण जो है, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को मान लें, जो एक बाकायदा गणितीय पद्धति है कि वो एक मार्जिन रखा जाता है कि इसके अंदर इतना वेरिएशन आ सकता, और अब जो परिवर्तन की स्थितियां आएंगी, तो मैंने आपसे कहा था कि समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी समस्या जानते क्या है कि बोल तो दिए थे कि मेला हो गए, अब इतने लोगों को अपने अंदर बुला लिए हैं कि मेला जो है उसमें साइकिल का ठेला बना दिया है, अब ठेला में ठेला ठेला शुरू हो गया है। आपने देखा ना क्या हुआ मेरठ में टिकट वितरण को लेकर आरएलडी से नाराजगी, तो मुजफ्फरनगर में वो कह रहे हैं मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दिया। अभी पूर्वांचल तो आने दीजिए, वहीं से स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वहीं से दारा सिंह चौहान हैं, वहीं से ओम प्रकाश राजभर हैं, और शायद उनको समझ में आ रहा है कि पूर्वांचल में टिकट वितरण में क्या से क्या होगा, इसलिए अखिलेश जी पहले जाके अपने सुरक्षित गढ़ में जाके सुधांशु भाई पहले अपने को तो सेव कर लूं। कमल तो खिल रहा है, मैं आती हूँ आपके पास। कमल तो खिल रहा है, लेकिन उतनी रौनक जो 2017 में देखने को मिली थी उतनी रौनक देखने को नहीं मिल रही है इन ओपिनियन पोल्स में। मैं लखनऊ का रुख कर लेती हूँ, अमित हमारे साथ है। अमित, लखनऊ में आप मौजूद हैं, जरा बताइए, योगी उपयोगी महापोल में बताया जा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं इन महापोल पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद हूँ प्रीति, और हजरतगंज पुरानी लखनऊ है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू भी है, तो लोग अपने घर भी जा रहे थे। ये बताइए किधर का रुख है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या लग रहा है आपको? सिर्फ बीजेपी ने जो काम किए हैं आज तक, उन्हीं के पे वोट उनको मिलेगा, उनके काम पे। आप बताओ, आप क्या कहते हो, क्या सोचते हो? सरकार इस बार बदलाव होगा, अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, और इसलिए योगी जी से किसान, सबसे ज्यादा किसान और गरीब मजदूर बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। आप बताओ, आप किसकी सरकार बना है? सरकार बीजेपी की आएगी, इनकी जो कानून व्यवस्था है बहुत सही बाबा जी की है, और दोबारा पुनः फिर सरकार आएगी बाबा जी। आप बताओ। बस बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी के सिवा कोई आ ही नहीं सकता है। मास्क तो ऊपर कर लीजिए, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आप बताओ क्या कहते हो? बाबा जी आएंगे हमारे योगी बाबा। आप जाहिर सी बात है, कोई और इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं आ रही है। जाहिर सी बात है, योगी जी की सरकार पुनः आएगी प्रदेश में। आप बताओ। सरकार किसी की आए और सुननी चाहिए इस बार युवाओं की, अगर युवाओं की इस बार नहीं सुनेंगे तो फिर उखाड़ फेंके जाएंगे हर एक पार्टियों को, यहाँ से हर एक पार्टियों को उखाड़ फेंके, युवाओं की सुननी चाहिए। आप बताओ, आप आ गए, क्या कह रहे हो? आप योगी की सरकार आएगी। योगी की सरकार आएगी। और क्या बता रहे हो? अब की बार फिर योगी सरकार। ठीक अमित, सरकार क्यों? ठीक अमित, विकास को लेकर बात कर लीजिए। 235 से 249 भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट मेजोरिटी ओपिनियन पोल के हिसाब से। सुधांशु जी आप कंप्लीट कर लीजिए, आपको बीच में टोका था, उसके बाद सुप्रिया जी मैं आपके पास आऊंगा। सुधांशु जी कंप्लीट कर लीजिए आप। मैं ये कह रहा था कि जो हमारे दोनों प्रतिद्वंदी पैनलिस्ट ने अपनी बात कही, तो मैं उस पर भी कह देना चाहता हूँ। सुप्रिया जी ने महंगाई बेरोजगारी की बात कही, तो राजस्थान के बहुत बेरोजगार युवक लखनऊ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आकर उन्होंने राजीव गांधी जी की प्रतिमा के सामने आके अनशन किया था कि साहब हमें दे दीजिए, चलिए उस पर आरोप लगा देंगे वो ऐसे थे वैसे थे। परंतु कथनी करनी में क्या अंतर है कि राजस्थान में 3.25 साल हो गए, बेरोजगारों को कहा गया था 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं मिला है। महंगाई की बात, इन्होंने महंगाई पर रैली की थी, बड़ी रैली राहुल गांधी जी ने कहाँ की थी? जयपुर में। वहां भाषण देने लगे उत्तर प्रदेश के बारे में, और 8-9 मिनट तक हिंदू बनाम हिंदुत्व पे बोलते रहे। हमें समझ ही में नहीं आता है कि जो वास्तविक मुद्दा है वो कौन उठा रहा है, ये बताइए। ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार का एक डिवीजन करने की बात हम करते हैं। ये खामखा मेरा अयोध्या राइजिंग किताब किसने लिखी? सलमान खुर्शीद ने। हिंदू बोको हराम किसने बोला? सलमान खुर्शीद ने। हिंदू बनाम हिंदुत्व में भाषण दिया राहुल जी ने। 80-20 किसने बोला? जी से कह रहे थे, तो मायावती जी के बारे में वो जो मन में रखना चाहे रखें, इसमें कहीं कोई समस्या की बात नहीं। 80-20 किसने बोला? वो सर्वे वो तो योगी जी ने बोला ना 80-20। परंतु यह भी एक सत्य है ना कि मायावती जी कहीं पर सक्रिय रूप से नजर ही नहीं आ रही है। तो जब वो प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई में नजर नहीं आ रही हैं, तो सर्वेक्षण में कैसे नजर आएंगी? ये स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है। सुप्रिया श्रीनेत, मार्जिन ऑफ एरर कितना मान के चल रही हैं आप? इसमें जो सर्वे है कांग्रेस पार्टी को 3 से 7, सुप्रिया जी कितना मार्जिन ऑफ एरर मार के चल रही हैं कि 3 से 7 का 10 हो जाएंगी 15? कितना मार्जिन ऑफ एरर सुप्रिया जी? नहीं, पहले भाजपा के सुधांशु जी ने हमारे बारे में कुछ बोला, उस पर मैं अपना वक्तव्य दूंगी, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। सुधांशु जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान गहलोत जी में और योगी जी में यह अंतर है कि जब बेरोजगार उनके सामने जाता है तो वो उनको बिठाकर बात करते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं। उन पर लाठियां नहीं बरसाते, उन पर एनएसए नहीं लगाते, उनको ट्विटर पर यह धमकी नहीं देते कि अगर प्रदर्शन किया तो प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा। ये अंतर है, ये अंतर याद रखा करिए बोलते वक्त। आप कुछ हिंदू बनाम हिंदुत्व कर रहे थे और आज ये बात करनी यहां पर जरूरी है और मैं गर्व से ये बात करती हूं। फर्जीवाद, फर्जी राष्ट्रवाद और ढोंगी हिंदुओं से इस देश को सावधान करना है,
क्योंकि ढोंगी हिंदू वो है जो हरिद्वार में हमारे धर्म के नाम पर धब्बे वाली धर्म संसद में महात्मा गांधी को गाली देता है, गोडसे की जय जयकार करता है। वो धर्म आप जैसे लोग और आपकी पार्टी जैसे लोग उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण देते हैं। 1 महीने से ऊपर लगता है आपको एक आदमी को गिरफ्तार करने में, वसीम रिजवी या जो भी उनका नाम है, त्यागी या कुछ, और यति नरसिंहानंद को, जिसने औरतों के बारे में और भाजपा की नीतियों के बारे में इतनी गंदी बातें कही हैं। ये आपकी असलियत है। आपकी असलियत यह है कि इस देश में जहां पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है, वहां पर एक लड़की का चरित्र हनन करते हैं आप, उसको 2:30 बजे रात को मिट्टी का तेल डालकर फूंक देते हैं, उसके परिवार को धमकाते हैं, और आपका एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहता है रेप नहीं हुआ। सीबीआई की चार्जशीट आई, कहां बगले छुपाए आपने? आपसे मैं एक सवाल पूछती हूं, आप तो राजनीतिक जीवन में और लंबे समय से हैं, मन कचोटता है, आत्मा झकझोरती है अजय मिश्र टेनी को जब आप अमित शाह जी के बगल में देखते हैं स्टेज पर, जिसके लड़के ने लखीमपुर का नरसंहार किया? राजनीति में एक और एक लाइन चलती है, सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। यहां तो सीजर की वाइफ तो छोड़ दीजिए, पिता गृह राज्य मंत्री बने हुए, और आप किसानों के खैरख्वाह बनिएगा, उन किसानों के जिनको 6,000 रुपए का झुंझुना पकड़ाते हैं और 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर खेती का दाम बढ़ा दिया है, डीजल का दाम बढ़ाकर, कीटनाशक का दाम बढ़ाकर, खाद का दाम बढ़ाकर। ललितपुर में लाइन में खड़े हुए खाद के लिए किसानों की मौत हो जाती है। प्रधानमंत्री से एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर जब आकर कहता है 700 किसानों की शहादत हो गई, तो प्रधानमंत्री कहते हैं मैनू की, मेरे लिए थोड़ी मरे, और एक भी खंडन प्रधानमंत्री कार्यालय से या गृह मंत्रालय से नहीं आता है। आप लोग ना किसानों की बात कर सकते हैं, ना युवाओं की बात कर सकते हैं, ना महिलाओं की, किसी की बात आप नहीं कर सकते, और इसका सबक आपको जनता सिखाएगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, न्यूज 18 इंडिया की टीम पूरे सर्व सम्मान से, क्योंकि इस जगत से आती हूं, ये जो सर्वे होते हैं ना, लोग देखते हैं सरकारों का क्या रुख है। ये सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग करके उनको फ्रंटल बनाकर लोगों को डराती धमकाती है, जेल भेजती है, इसलिए लोग थोड़ा संशय से बोल रहे हैं। आने दीजिए चुनाव का दिन, आने दीजिए मतदान का दिन, दिल खोल कर बोलेंगे। और ये सारे लोग तो आप ही को छोड़कर गए, आज ये सारे लोग खराब हो गए, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो या राजभर जी हो या जिनका दारा सिंह चौहान जी, बीजेपी वाले डराते हैं, आप ही को छोड़ के गए। आज ये सब लोग बिल्कुल कूड़ा करकट हो गए। आपने 2 मिनट बोला, अगर इजाजत दे मैं सवाल पूछ लेता हूँ। ये लोग डराते हैं बीजेपी वाले, इस चक्कर में लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये 3 से 7 जो सीटें आपके हिसाब से कितनी है? मार्जिन ऑफ एरर कितना है? अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे पाए, मार्जिन ऑफ एरर आपके हिसाब से कितना, सुप्रिया जी? No, I will not give you a margin of error for the simple reason I do not believe in these opinion polls, because I think the people are not speaking because the people are scared. लोग डरते हैं बोलने से। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली सरकार गैर भाजपा की सरकार होगी, कांग्रेस कितना टारगेट लेकर चल रही है? कि वो सरकार नहीं बन पाएगी। कितना टारगेट लेकर चल रही है सुप्रिया जी? कांग्रेस कितना टारगेट लेकर चल रही है सुप्रिया जी? कहना चाहती हूँ, कितना टारगेट लेकर चल रही है कांग्रेस सुप्रिया जी? नहीं, मैं आपको नंबर नहीं दूंगी, हम ऐसे सर्वे। अच्छा सुप्रिया जी, आप कह रही हैं कि झुकाव, डर। सुधांशु जी, मैं आपके पास आती हूँ, एक छोटा सा कमेंट मैं सुप्रिया से चाहती हूँ। सुप्रिया, आपने डर की बात की, फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी महापोल में क्यों दिख रही है? दिख रही है, और वहां पर भी रिजल्ट आपको चौंकाएंगे। वहां पर सरकार कांग्रेस, नहीं, वहां किससे डर है? अगर आप डर की बात कर रहे हैं और आप ये भी बता रहे हैं कि आप इसी पेशे से आती हैं ना, मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ, 5 राज्य चुनाव में जा रहे हैं, 5ओं में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। और ये जो भ्रमित करने वाली बातें इसीलिए करी जा रही है, जो टेलीप्रॉम्प्टर फेल हुआ जा रहा है, जो पढ़ाओ का पटाओ बनता जा रहा है, वो बौखलाहट दिखाता है प्रधानमंत्री जी की, उनकी टीम की। देखिएगा आगे आगे होता है क्या। अब सुधांशु जी जवाब होते हैं डीएम के नाम पर, आपने भीड़ तो इकट्ठा कर ली, भीड़ आपको सुनने भी नहीं आना चाहती थी। ये सभी प्रदेश की। सुधांशु जी जवाब दे दीजिए, सुधांशु जी जवाब दे दीजिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा, पूरा। देखिए, जो कुछ बड़ा जोश और खरोश के साथ सुप्रिया जी ने बोलने का प्रयास किया, वास्तविकता में ये इनके स्वानुभूत प्रयोग हैं। अपने जमाने के उन्होंने प्रयोग बताए होंगे, उनकी सरकारों के समय में ऐसा ही होता था। इसीलिए देखिए, जो सोसाइटी लिबरल होती चली गई, त्यों कांग्रेस का पतन होता चला गया, भाजपा का उत्थान हुआ। जो भारत में शिक्षा का विस्तार हुआ है, साक्षरता दर बढ़ी है, त्यों भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ी है। ये इस बात को दर्शाता है कि यदि ईमानदारी से पारदर्शिता से, याद करिए जिस जमाने में बैलेट से चुनाव होते थे, जब सीसीटीवी नहीं रहता था, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं रहते थे, धुआंधार आपकी सरकारें बनती थी। जैसे ही पारदर्शिता आ गई, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव दिखने लगा। आपने ये बात कही, राजस्थान का उल्लेख किया, तो मैं भी बताना चाहता हूँ, वाकई योगी जी और गहलोत जी में क्या कोई समानता ही नहीं हो सकती है? आपको पता है कांग्रेस ने 2019 में अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि एंटी सेडेशन लॉ, यानी देशद्रोह का कानून हम निरस्त कर देंगे।
पर आपको पता 2019 के बाद अगर सबसे पहले एंटी सेडेशन लॉ का राजनीतिक लोगों को उपयोग किया तो अशोक गहलोत जी ने किया अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के ऊपर। एंटी-सेडेशन का लॉ का प्रयोग किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी सरकार गिर सकती है। अरे भाजपा वालों को करते समझ में आता तो अपनी पार्टी के अंदर करने लगे। तो इसलिए आपकी सोच और हमारी सोच में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। और जो आपने डरने की बात की, आपकी तो लड़की लड़ सकती की जो पोस्टर गर्ल थी वो प्रियंका मौर्य, वो तो प्रियंका गांधी जी को छोड़कर आ गई। उन्होंने कहा कि उनके साथ तो न्याय किया नहीं गया, उनका तो सिर्फ उपयोग किया गया। तो हम इसलिए कहना चाहते हैं कि वास्तविकता यह है कि कांग्रेस को यथार्थ में देखना होगा ईमानदारी से कि आज यह स्थिति क्यों आई कि श्री राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट जो उनकी खानदानी जागीर की तरह थी, इस सीट को मानते थे, वहां से वो पराजित होकर उनको वायनाड जाना पड़ा और वायनाड जाकर वो ऐसा बयान दे आए कि उत्तर भारत के लोग तो सतही होते। मुझे गहरी समझ तो वहां पे आके आई। सुधांशु जी, इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें कितनी भी प्रकार की आप बातें कर रहे हैं। प्रियंका मौर्य तो की आप ये बात सारे कर रहे हैं, विषय फिर कांग्रेस पार्टी कहेगी कि उनका तो कोई जनाधारी नहीं था। मैं जा रही हूँ सर, आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। सुप्रिया श्रीनेत कहेंगी कि भाई उनका तो कोई जनाधारी नहीं थी, महत्वाकांक्षा थी, इसलिए आप में चले गए। लेकिन आपके सरकार में मंत्री जो है वो अगर समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं तो फिर सवाल उठेंगे। मैं आ रही हूँ सुप्रिया आपके पास। सर एक सेकंड आ रही हूँ, मुझे करहल जाना है। चंदन मेरे साथ है। चंदन, यूपी में योगी उपयोगी नजर आ रहे हैं, लेकिन करहल की सीट चुनने के बावजूद ये जो महापौर है ये अखिलेश का कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सीटें जरूर बढ़ रही हैं, सरकार नहीं बन पा रही है। बिल्कुल, देखिए करहल के लोगों से पूछते हैं, समाजवादी पार्टी का गढ़ ये सीट मानी जाती है। आप ये बताइए कि सीटें बढ़ रही है लेकिन सरकार बनती नजर नहीं आ रही है, ये सारे चैनलों के जो एग्जिट पोल हैं वो बता रहे हैं। मुझे लगता है मीडिया और भाजपा का बहुत अच्छा गठबंधन है। हम लोग यही मानते हैं, मीडिया और गठबंधन, मीडिया और आप लोगों को लगता है सरकार बनेगी, कितनी सीटें आएगी? मुझे लगता है कि सीटें 350 से पार जानी चाहिए। आप जिस रास्ते पे, सबसे पहले मैं न्यूज 18 के सभी टीम जो आई हुई है आपका हार्दिक स्वागत। करेल में, करेल वो नगर है अखिलेश जी का, यहाँ बच्चा अखिलेश है। और मैं ये चलिए, करहल सीट तो सुरक्षित दिख रही है, लेकिन पूरे यूपी में क्या लग रहा है, क्योंकि कुछ सीटों की कमी दिख रही है जो एग्जिट पोल बाकी चैनलों के हैं। हमने कुछ नहीं किया है। करहल में नहीं, हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सबसे पहले पत्रकार महोदय मैं ये बताना चाहूंगा कि करहल सीट पे भाजपा ने जिसे टिकट दी है, उसके नाम कितने आपराधिक मामले हैं भाजपा ने पता वो अलग। एक चीज और बताइए कि सारे चैनलों ने जो सर्वे कराए हैं, हमने कुछ नहीं कराया, उसका एवरेज बता रहा है कि अखिलेश चूक सकते हैं, सीटें बढ़ेंगी लेकिन सरकार से। सर्वविदित है कि चैनलों के जो सर्वे हैं पीछे कई बार झूठे साबित हो चुके हैं। हमें उस पर कोई भरोसा नहीं है। समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत। आप बताइए कि बाकी सारे चैनलों के सर्वे का एवरेज हमने नहीं किया, उसमें बता रहे कि अखिलेश चूक सकते हैं सरकार बनाने से, क्या कहना है? अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चूकेंगे। आप हमको ये 10 काम बता दो बीजेपी के, उसके बाद हम 30 काम गिना देंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ जो लोग हैं वो आश्वस्त हैं कि बड़ा जन समर्थन है अखिलेश यादव के साथ, और चूंकि इस सीट का चुनाव किया है तो जाहिर तौर पर ये दिख रहा है कि जन समर्थन के बदौलत वो करहल से इसी तरह की आवाज समझ में भी आती है और इसीलिए अखिलेश यादव ने ये सीट चुनाव भी किया है। अतुल सक्सेना जी, करहल की जनता तो खुश दिख रही है, वो भी आश्वस्त नजर आ रही है, ओपिनियन पोल को मानना नहीं चाह रही है, लेकिन आप बताइए, आपको ये ओपिनियन पोल लग रहा है या इसके आसपास आप सरकार बना रहे हैं, या फिर कितनी सीटें कम बीजेपी की हो रही है और आपकी कितनी बढ़ती दिख रही है? देखिए मैडम, अभी आपने करहल की बात करी, तो करहल में आपने जमीनी हकीकत देखी, असलियत देखी। जो अभी पिछली बाइट पे मैंने आपको कहा था कि जमीनी हकीकत कुछ और है, वो 10 मार्च को आपको पता लगेगा। अभी जैसे सुधांशु जी ने बात करी कि भाई 3% का प्लस माइनस होता है, तो आप 80-20 वाले लोग हैं, 3% का कैसे हो जाएगा? जब आपने 80% उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया तो माइनस कर लीजिए ना 80%, अपनी सीटें आपकी लगा लीजिए, कितनी आएंगी। नंबर 1। नंबर 2, करहल का तो आपने देख लिया कि क्या जनादेश है। जरा आप गोरखपुर का भी अपने रिपोर्टर को भेज के जनादेश पता कर लीजिए। योगी जी के खिलाफ जो है उनके ही हिंदू वाहिनी के सुनील सिंह चुनाव मैदान में हैं, उन्हें उनके सामने खड़े हुए हैं और सीधी टक्कर दे रहे हैं, कह रहे हैं योगी को मैं जीतने नहीं दूंगा। तो जरा जहां रिपोर्टर भेज करके गोरखपुर को ही पता कर लीजिए। चलिए, वो भी पता करा लेंगे। पे बोल दूं मैडम, लेकिन महापोल में आप जो सीटें देख रहे हैं उसमें कितनी सीटें बढ़ने वाली है ये भी बता दीजिए। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कह दिया कि समाजवादी पार्टी जो है 400 सीटें, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है 400 सीटें जीतने जा रही है। 10 मार्च को आपको पता लग जाएगा। और आप ये देखिए मैडम कि चुनाव जो है इस बार कैसे होगा।
क्या किसान के आंसुओं पे चुनाव नहीं है ये? किसान की शहादत का चुनाव है ये, बेरोजगारी का चुनाव है ये, व्यापारियों ने आत्महत्या करी उनका चुनाव है ये, आरक्षण नियमावली में आप लोगों ने घपलेबाजी करी, धोखेबाजी करी, 69,000 शिक्षकों को धोखा देने का काम करा, ये उस पे चुनाव है। आप देखिए किस तरीके से महंगाई बढ़ चुकी है, सरसों के तेल पे आज चुनाव है, पेट्रोल पे चुनाव है, डीजल पे चुनाव है, अराजकता पे चुनाव है, हाथरस की बेटी का चुनाव है, लेकिन अतुल रेप जी, पीड़िताओं पे जब चुनाव आपके है। नेता भीड़ में जाते हैं, मंच से संबोधित करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर उनके सहयोगी, उन्हें जिन्ना याद आ जाते हैं। नहीं, देखिए ये बार बार आपका प्रश्न जो है ये कोई प्रश्न नहीं है। देखिए जिन्ना वाली जो आपने बात करी, इस पे कई मर्तबा डिबेट में कहा जा चुका है कि जिन्ना का वर्ड जो है, देखिए क्या है कि भाजपा के पास बताने को कुछ नहीं है, क्योंकि अब इन पे हिंदू मुस्लिम भी नहीं बचा। देखिए भाजपा ने हमेशा जो राजनीति करी है वो हिंदू मुस्लिम की करी है, परंतु आज जो उत्तर प्रदेश का मूड है वो हिंदू मुस्लिम नहीं है। आज सवाल रोटी रोजगार का है और ना जिन्ना का है। आज सवाल ऐसा पैदा हो गया है जनता के सामने कि इसे 2 वक्त का खाना ठीक से नसीब नहीं हो पा रहा है, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, और किसान जो है हमारे देश का वो सड़क पर खड़ा हुआ है। 700 किसानों की शहादत हो गई। लखीमपुर पे इन लोगों ने किसानों पे गाड़ी चलने का काम करा। सुधांशु जी, अतुल जी कह रहे हैं ये जो ओपिनियन पोल में डिजिट आ रहा है ये तो आधा भी नहीं है, ये तो समाजवादी, ठीक है सर, क्लियर है, वो ये कह रहे हैं कि ये तो समाजवादी पार्टी को जो सीटें मिलने वाली हैं वो तो आधा भी नहीं दिखा रहा है, वो तो 400 प्लस बता रहे हैं, 400 के करीब आने वाले हैं। अब बताइए भाई फिर बची कितनी सीटें? 3 सीटें हैं, बताइए कांग्रेस पार्टी लेगी या बीजेपी लेगी? योगी जी ने गोरखपुर में लड़ने का निर्णय लिया तो इन्होंने कहा कि गोरखपुर तो योगी जी का सेफ सीट है इसलिए वो गए। तो गोरखपुर की तो 9 सीटें आप वैसे ही घटा दीजिए, 8-9 सीटें, तो 400 तो आपकी वहीं खत्म हो गई। और आपने देखा 400 का दावा था अखिलेश जी का, और अभी सक्सेना साहब क्या बोले 350, 50 तो नीचे आ गए ना। अभी देखिएगा अभी और नीचे आते आते कितना नीचे आएंगे, यह वास्तविकता है। देखिए एक ईमानदारी की बात बता दूं, जो आपने योगी जी ने पहले निर्णय ले लिया चुनाव लड़ने का, अब अखिलेश जी करते क्या? तो आखिर में क्या हुआ, लौट के बबुआ घर को आए। वो आके कहां लड़े? मैं यह बात पूरी विनम्रता के साथ और उतनी दृढ़ता के साथ कहता हूं, कोई जाके चेक कर ले कि कलहर का जो समीकरण है, सामाजिक समीकरण, जहां इनका सबसे पक्ष में नजर आता वहीं लड़ने गए। और मैं कह रहा हूं योगी जी का सीट का सामाजिक समीकरण देख लीजिए। लेकिन यही आरोप तो सुधांशु जी आपके लिए भी लगाया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ के लिए भी कहा जा रहा है कि गोरखपुर से वो क्यों लड़ना चाहते हैं, इसीलिए लड़ना चाहते हैं कि सुरक्षित सीट है, क्योंकि उन्हें भी तो मथुरा भी और अयोध्या भी कहा जा रहा था, जनता कह रही थी, वहां के नेता कह रहे थे। कहिए, कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सुप्रिया की बात का प्रमाण था कि अयोध्या से लेके मथुरा से लेके लोग जगह जगह कह रहे थे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी आके वाराणसी से लड़े, उनकी बिरादरी के लोग उंगली पे गिनने लायक नहीं होंगे वहां पे, इसके बावजूद आके लड़े। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ जी हैदरगढ़ से लड़े थे, वहां कोई समीकरण नहीं। यही अंतर है, हमारे नेता सर्व समाज को साथ में लेके आगे बढ़ते हैं, इसलिए उन्हें सीट ढूंढने में यह देखना नहीं पड़ता है कि मेरा समीकरण कहां पे अनुकूल है। और इनके नेता आखिर में कितने बड़े, अगर यूपी में जीत का इतना भरोसा होता तो अपने घर से नहीं बाहर निकलते, क्योंकि कहावत है शेर जहां खड़ा हो जाता है इलाका उसका हो जाता है, और बाकी कुछ लोग वापस अपने इलाके में आ जाते हैं जब उन्हें खतरा दिखाई पड़ता है। सुप्रिया, आप एक कमेंट करना चाह रही थी, वो करिए, और सुधांशु जी बात कह रहे हैं उस पर भी अपनी बात को रखिए। मैं सबसे पहला कमेंट तो ये करूंगी, मुझे पता है कि ये जो लेग आपका है ये यूपी पर है, लेकिन सुधांशु जी की जानकारी के लिए बता दूं कि जो भगदड़ मची है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश भाजपा में नहीं बची है। आपके बैठे हुए सिटिंग एमएलए गोवा में छोड़कर हमारे पास आए हैं, उत्तराखंड में आपके 2 मंत्रियों ने त्याग पत्र दिया, आपके विधायक हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो ये भगदड़ बड़ी सर्वव्यापी है सुधांशु जी, इसको डिनायल में मत रखिए। आपने एक बात बोली कि राहुल जी वायनाड चले गए, मैं चैलेंज देती हूं नरेंद्र मोदी जी को, और बहुत छोटी हूं उनसे उम्र में और एक्सपीरियंस में, लेकिन क्योंकि राष्ट्र प्रवक्ता हूं एक चैलेंज देती हूं, 2 चीजें कर दे मोदी जी। मोदी जी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना स्क्रिप्ट के कर दे, मैं मान जाऊंगी। और दूसरी, महाराष्ट्र के नीचे जाकर किसी भी स्टेट से चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा ले, मैं मान जाऊंगी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं, और ये कहना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो एक बात बनाई जा रही है ध्रुवीकरण की और ये सब, इसका भी ना डिमिनिशिंग रिटर्न होता है, ये किसी टाइम तक चल जाती है। आप एक संप्रदाय को गाली दीजिएगा, एक जात को गाली दीजिएगा, आप इसकी बात करिएगा, उसकी बात करिएगा। गोरखपुर से ज्यादा सुरक्षित सीट योगी जी के लिए क्या है? वहां से सांसद रह चुके हैं, वहां पे गोरक्षनाथ पीठ है, हम लोग वहां से आते हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट है, उसको आए बाएं साए बकिएगा। इस तरह की बातें मत करिए।
अजय मिश्र टेनी को आज आपको एक आपके फायदे की राय दे रही हूं, अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करिए, नैतिकता दिखाइए थोड़ी, तो शायद जनता आपको माफ कर पाए। सुधांशु जी जिताएगी फिर भी नहीं, लेकिन माफ करेगी। आपने जो शब्द कहे हैं, मुझे किसानों का मेरे लिए नहीं मरे, अजय मिश्र टेनी के लड़के ने, चलिए सुधांशु जी इस बात का जवाब तैयार रखिएगा और उसको आपने सुप्रिया की इन बातों का जवाब तैयार रखिएगा। ठीक है सुप्रिया। इधर 5 राज्यों के महापोल की अब बड़ी बातें आई, आपको बता देते हैं। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन सकती है। बीजेपी 2017 के नतीजों को दोहरा सकती है। 5 राज्यों में मोदी लहर कायम रहने का अनुमान है और कांग्रेस के हाथ से पंजाब भी निकल सकता है। दिल्ली से बाहर पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता के करीब है। और इस वक्त हमारे साथ सुधांशु जी तो इस पैनल में बने ही हुए हैं, सुनील साजन हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। सुनील साजन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लगातार सुधांशु जी से चर्चा कर रहे हैं ये महापोल पर, आपकी पहली प्रतिक्रिया, साथ ही ये बताइएगा ये जो आंकड़े दिख रहे हैं महापोल के, इसी के आसपास आप लोग अनुमान कर रहे थे? नहीं, मुझे लगता है प्रीति जी, असली पोल तो जनता का आना है और जितनी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस नाते नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं समाजवादी पार्टी का वर्कर हूं या प्रवक्ता हूं, इस नाते कि बचपन से जब से होश संभाला है, किसी भी दल का या किसी भी पार्टी के नेताओं का इतना विरोध नहीं था कि सांसद आपस में, सांसद विधायक जूता और चप्पल चला रहे हो, सांसद पिट रहा हो, विधायक पिट रहे हो, प्रत्याशी दौड़ाए जा रहे हो। समाजवादी पार्टी नहीं दौड़ा रही, कहीं किसान पीट रहा है, कहीं बेरोजगार नौजवान पीट रहा है, कहीं जो पिछड़े दलितों का आरक्षण छीना वो लोग पीट रहे हैं, कहीं गांव वाले पीट रहे हैं, जिनको सपने दिखाए गए थे कि अच्छे दिन आने वाले, जिनको सपना दिखाया गया था गड्ढा मुक्त सड़क, जिनको सपना दिखाया गया था कि अस्पतालों में दवा मिल जाएगी, स्मार्ट सिटी बन जाएगी, वो सारे लोग, वो किसान जिनको बताया गया था कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, वो लोग हिसाब किताब ले रहे हैं। लेकिन हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश से अपील करेंगे कि कोई भी बीजेपी के नेताओं को पीटे ना, उनके प्रत्याशियों को दौड़ाए ना। लोकतंत्र में जवाब जिस तरीके से दिया जाता है उसी तरीके से दें, हिंसात्मक तरीके से इनको ठीक करना अच्छी बात नहीं है। वापस मैं उस पर सवाल पर आ रही हूँ। आप लोग सीटें जो उम्मीद कर रहे थे, महापोल तो वो नहीं दिखा रहा है। कोई बात नहीं प्रीति जी, महापोल जरूरी नहीं है कि सब यही सच हो। यहां तो अब हर दिन चीजें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पहले ही लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी को हटाना है। सुधांशु जी, ये महापोल वगैरह कुछ नहीं है, बीजेपी को हटाना है। समाजवादी पार्टी ये नब्ज समझ चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता का। सुनील जी के मुंह से क्या निकल गया, कोई पीटे ना। अरे भैया अभी तो सिर्फ चुनाव है, भूल गए वो दृश्य? आपका कार्यकर्ता पुलिस वाले को पकड़कर ऐसे ऐसे सर पे कर रहा है। अरे भैया चुनाव लड़ने में इतना जोश आ गया है, मतलब अभी तो रात है इतनी मतवाली, तो कभी सुबह हो तो होने वाली नहीं। सुबह का आनंद क्या होगा? आपके एक कार्यकर्ता का वीडियो आया संभल में जो कह रहा है बस तू जितना चालान काटना है काट ले, पुलिस वाले से हमारी सरकार आने थे, उसकी वजह तो तू रहेगा या हम रहेंगे। आपके लोगों का प्रधानमंत्री की रैली में कानपुर में किस ढंग से बवाल करने का प्रयास कर रहे थे, भाजपा और मोदी जी का फ्लैग लगा के, वो दिखाई पड़ रहा था। इसलिए वास्तविकता यह है कि और अगर हकीकत में आपने पिटाई की बात कही, हम तो कभी हिंसा की बात नहीं करते, पर राजनीतिक पिटाई की संभावना किसकी नजर आ रही है कि अखिलेश जी भाग के जाके अपने घर में जाके बैठ गए। चुनाव लड़ूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल मेरा जबरदस्त, मैं 400 सीटें लड़ना चाहता हूं। 400 सीटें सपा जीतने वाली थी, मगर उन 4 जिलों के अलावा एक सीट नजर नहीं आई जहां से ये हमेशा कभी अपनी खानदानी सीट जीतते हुए आ रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि कह क्या रहे और कौन कह रहा। अब एक और बात देखिए, टिकट वितरण में सुनील जी आ गए, तो जरा आप ये भी बता दीजिए कि ये मेरठ और मुजफ्फरनगर के टिकट वितरण पे शांति हो गई है नहीं, या मेरठ से ये गाजियाबाद से गाजीपुर तक पहुंचते ये किस किस प्रकार का रायता फैलेगा आप बता देंगे? अच्छा, इमरान मसूद आपके बारे में बोल चुके हैं, साहब हमको नहीं दिया गया, तो मेरठ में एक समुदाय को लग रहा है कि हमारे साथ साफ होकर दिया गया।
आप तो बहुत सेकुलर टाइप के थे, आप तो कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। तो मुजफ्फरनगर में 40% मुस्लिम है, एक को भी टिकट नहीं दिया। तो मेरठ में दूसरा समुदाय ज्यादा है, उसको टिकट नहीं दिया। तो अब आप ये बता दीजिए, और बाकी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। परिवार के अंदर आप लोगों को नहीं संभाल के रख पा रहे हैं, इसलिए साफ दिखाई पड़ रहा है कि किसका शिजरा बिखर रहा है। और यही सर्वेक्षणों में भी दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद आप आकर बहुत अहंकार के साथ कह रहे हैं कि सारे सर्वेक्षण गलत, वहां तो गलत, आपके परिवार वाले लोग गलत, आपके सहयोगी दल जो आप पे आक्षेप लगा रहे हैं वो गलत, आपका सबसे बड़ा वोट बैंक आपको लगा रहा आक्षेप वो गलत, और मैं एक में उस सत्य का प्रतीक होकर बैठा हूं। इसी को कहते हैं अहंकार, कि जिसमें आदमी के आंख पे पट्टी बन जाती है तो उसे कभी नहीं हो पाता सत्य का साक्षात्कार। उसका भी जवाब देते जाइएगा सुधांशु जी कि गोरखपुर की सीट अगर योगी आदित्यनाथ के लिए सुरक्षित नहीं है तो किसके लिए सुरक्षित है? आप अखिलेश यादव को करहल सीट के लिए चुनौती देते हैं कि सबसे सुरक्षित सीट से जाकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी तो अपनी सुरक्षित सीट जहां से वो सांसद है वहां से लड़ रहे हैं। तो हम तो बात कह रहे हैं, मैंने क्या कहा था, मेरा वाक्य जाके चेक कर लीजिए। योगी जी सीट से लड़ रहे हैं, वहां का सामाजिक समीकरण देख लीजिए, कोई जाति का फैक्टर उनके पक्ष में नहीं है। केशव मौर्य जहां से लड़ रहे हैं, कोई जाति का फैक्टर उनके पक्ष में नहीं है। मोदी जी जहां से लड़े थे, ना जाति न क्षेत्र का फैक्टर उनके पक्ष में नहीं है। यहां पे जाके सब लोग सामाजिक समीकरण देख लें। और अभी सुप्रिया जी बहुत बोल रही थी, कोई भी जाकर नेट पे चेक कर ले कि वायनाड का सामाजिक समीकरण क्या है, सब समझ में आ जाएगा काहे वायनाड गए थे। इसीलिए वर्ग और जाति की राजनीति करने वाली पार्टियां कभी समाज को साथ ले ही नहीं सकती हैं, आखिर वो कितना भी घूम फिर ले। अखिलेश जी बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं एक और बात कहूं, उत्तर प्रदेश के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में से एक रहे, फॉरेन रिटर्न है, मगर हकीकत क्या हो गई बताइए? जो इंजीनियरिंग करके आया है, जब चुनाव आयोग ने कहा ऑनलाइन करो, कहते मेरे लिए तो समस्या हो जाएगी, हम ऐसे कैसे काम नहीं लड़ पाएंगे। जो कहते थे बाबा जी के लिए कि लैपटॉप खोल दिया जाए, तो बाबा जी को कुछ समझ में नहीं आएगा। जब चुनाव आयोग ने कहा भाई लैपटॉप खोल के देखो, कहते हमको नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे कितनी कर ले पढ़ाई, चाहे कितनी कर ले लिखाई, आखिर में वो निकला असम सफाई। जी सुनील जी, आप अब इस बात पे जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई वहां का जाके आप सामाजिक समीकरण चेक कर लीजिए और करहल का चेक कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा बड़ा फर्क क्या है। और वो तो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी इतनी है, वो तो कहीं से भी खड़े होंगे, जीत ही जाएंगे। देखिए, मैं केवल ये कहूंगा, सुधांशु जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, और विद्वान व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब उसको झूठ बोलना पड़ता है। क्योंकि माननीय अखिलेश जी अभी आजमगढ़ से लड़ते तो कहते कि यहाँ से सांसद थे, यहाँ से लड़ गए। कन्नौज से लड़ते तो कहते कि कन्नौज में सांसद थे, अपने गढ़ में लड़ गए। अब मैनपुरी लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं मैनपुरी चले गए। हम केवल एक चीज कह रहे हैं, आप किन मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपना घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए। आपने अभी कानून व्यवस्था की बात कही, हमें अच्छा लगा कि आप कानून व्यवस्था पे बात कर रहे हैं। बताइए, जब एक कप्तान के यहाँ भाजपाई गुंडे घुस गए थे, उसके बच्चे कहां कहां छिपे थे। जब एक सुबोध इंस्पेक्टर की हत्या करने वाला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, तो आप ताली बजाते सुधांशु जी। सुधांशु जी, आपके जिले के बगल में टेनी जो गृह राज्य मंत्री है, उसके बेटे और रिश्तेदारों ने किसानों को कुचल दिया, आज तक नहीं बोल पाए। कभी तो हिम्मत करिए, आप तो सांसद हैं, किस बात से डरते हैं? सच कहने से क्यों डर रहे हैं? और आप जानते हैं सच, योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों को बर्बाद किया, योगी आदित्यनाथ जी ने पिछड़े दलितों का आरक्षण छीना। जिस सरकार ने कोरोना महामारी में भ्रष्टाचार कर लिया हो, पूरी दुनिया में इकलौती सरकार है योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की, जिसने महामारी में बेईमानी कर लिया। इससे ज्यादा बेईमान सरकार क्या सुधांशु जी आपने कभी सपने में देखा था? लेकिन सुनील जी इस बात का जवाब लेंगे सुधांशु जी से, लेकिन अगर ऐसा ही है तो जो ओपिनियन पोल्स है उसमें आपकी बढ़त क्यों नहीं दिख रही है? यानी कि आपकी सरकार बनती हुई क्यों नहीं दिख रही है? आप आगे तो बढ़े हैं 2017 के मुकाबले, लेकिन वो जो डिजिट, वो जो सत्ता बहुमत वाला आंकड़ा होता है, वो क्यों नहीं दिख रहा है इनमें? देखिए प्रीति जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो ओपिनियन पोल आया सब गलत है, लेकिन दिल्ली में क्या दिखाई दे रहा था? दिल्ली में दिखाई दे रहा था बीजेपी सरकार बनाने जा रही। कितनी सीटें आई बीजेपी? 3 कि 2? कितने आए थे सुधांशु जी? बंगाल में भी ये सरकार बना रहे थे। कहां खड़े सुधांशु जी आप? दिल्ली और बंगाल से ज्यादा खराब स्थिति होगी इसी उत्तर प्रदेश में। 10 मार्च को आप देख लीजिएगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, और सुधांशु जी को भी बिठाइएगा। आंकड़ा बता दीजिए।
हम केवल ये कह सकते हैं 2017 में भारतीय जनता पार्टी जितना बड़ा बहुमत पाई थी उससे बड़ा बहुमत समाजवादी पार्टी का गठबंधन पाने जा रहा है 10 मार्च को। अभी आपके दूसरे एक प्रवक्ता बैठे थे, वो तो ये कह रहे थे कि 400 के करीब, फिर 350 पर आ गए। अब आप बता दीजिए। देखिए, ये कोई गणित नहीं है। हाँ, हमारा टारगेट है, हमारे नेता ने कहा कि हम 400 सीट जीतना चाहते हैं। ये जनता को तय करना है, लेकिन हम ये जानते हैं कि बीजेपी को जो बहुमत मिला था उससे बड़ा बहुमत समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। सुधांशु जी, आपको भी तो ऐसा नहीं लग रहा कि ओपिनियन पोल्स गलत है? क्योंकि आप लोग भी 350 का आंकड़ा छूने की बात कर रहे थे, 325 तो हर आपका कार्यकर्ता, नेता, दिग्गज, आला कमान सब कह रहे थे। आपको भी तो ये ओपिनियन पोल गलत नहीं लग रहा है? देखिए, मैं एक यथार्थपरक बात कहता हूँ। समाजवादी पार्टी को आज तक जो सर्वाधिक वोट मिला है 2012 में 29.5%। 1990 के दशक में ये 20, 21, 22, 23% तक 2000 के दशक में आते रहे, 23, 23.5%। अधिकतम इन लोगों को 29.5% मिला। हमें मिला है 41% 2019, 17, 14 में, और 2000 के दशक में हम जरूर पीछे थे, 19-20 पे आ गए थे। 1990 के दशक में 1998 में 36%, 96 में 34%, 93 में 34%, 91 में 33%। मतलब हमारा जो ऑन एन एवरेज वो था वो 30-32 से कम का नहीं रहा है, और मैक्सिमम 41 रहा है। इनका ऑन एन एवरेज 20 रहा है, मैक्सिमम 29.5 रहा है। तो इस यथार्थ पर भी देख ले। और एक वाक्य कह देना चाहूँ, जो सुनील जी ने कहा, ये भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, इन्होंने कानून व्यवस्था की बात कही, तो प्रदेश को याद है मुख्तार अंसारी सिर्फ जलवे के साथ मऊ के दंगे के दौरान खुली जीप में घूम रहे थे, और योगी जी के दौर में कैसे जाकर वो पंजाब में बैठे हुए थे। एक ही लाइन में कहूंगा, जितने माफिया थे इनके जमाने में जो जलवे में थे, वो योगी जी के जमाने में जेलवे में थे, यानी जेल में थे। बस इतना अंतर जो आप अभी लखनऊ में भी दिखा रहे थे, आपके लोग बोल रहे थे, वो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है कि किसी को लगने लगता है कि पंजाब चले जाओ, वहां कांग्रेस की सरकार है, उसके सामने रहमत में महफूज रहूंगा, यहाँ आऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसीलिए हमने माफियाओं की, बाकी सब पे आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, एक घटना को लेकर ये कहेंगे उसी में सब कुछ हो गया। मैं कहता हूं हमने 1886 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्ति जब्त की है। ठीक है, ये 1 करोड़ की भी संपत्ति हो तो। सुधांशु जी, आपने अभी लखनऊ का जिक्र किया, अब लखनऊ का जिक्र होगा तो फिर सुनील जी कहेंगे कि करहल का भी जिक्र होना चाहिए, वहां की जनता क्या कह रही है उसको भी माना जाना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर एक तस्वीर जो बनती हुई दिख रही है, हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ओपिनियन पोल्स में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन हाँ, वो जो टारगेट क्लेम कर रही थी 300, 325 का, वैसी कोई सीट आती हुई नहीं इन महापोल में नजर आ रही है। आप दोनों का, खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी आपका और सुधांशु जी आपका भी। और अलग अलग ओपिनियन पोल्स पर आधारित महापोल हमने आपको दिखाया, लेकिन एक बात हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कोई भी ओपिनियन पोल ये गारंटी नहीं दे सकता कि उसका आंकड़ा ही असली नतीजों में बदलने वाला है। बल्कि अक्सर ये देखा गया है कि जब नतीजे आते हैं तो बड़े बड़े ओपिनियन पोल्स गलत साबित हो जाते हैं, और उत्तर प्रदेश के मामले में तो ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। उदाहरण के लिए 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को 120 से 200 सीटें और एसपी और कांग्रेस के गठबंधन को 147 से 192 सीटें मिलने का दावा किया गया था। यानी तब के ओपिनियन पोल्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे त्रिशंकु रहने वाले थे। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी को 403 में से 312 सीटें मिली, और एसपी साथ ही कांग्रेस मिलकर सिर्फ 54 सीटें हासिल कर पाए। और इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी प्लस को 70 में से 37 से 41 सीटें मिलने का दावा किया गया था, और एसपी, बीएसपी और आरएलडी महागठबंधन को 35 से 42 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन जब फाइनल आंकड़े आए, फाइनल नतीजे आए, तो बीजेपी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की। इसलिए इस बार भी असली आंकड़े आपको 10 मार्च को ही पता चलेंगे, जिनका सबसे तेज और सटीक विश्लेषण सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको मिलेगा, क्योंकि चुनाव का मतलब न्यूज़ 18